नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत है मन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने घटनाचक्र पूर्वावलोकन लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक मौलिक कर्तव्य तक देख चुके हैं। अब हम आगे आपसे चर्चा करने चल रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है उसका, अमोघ क्लासेस पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग क्लासेस में आपको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं भारत की राज व्यवस्था, जिसमें क्या टॉपिक आज हमारा राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो 52 लिखा गया है, 52 क्या लिखा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत कहता है क्या, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कोई भी कार्य अगर किया जाएगा, यानी सरकार सरकार कोई भी काम करेगी तो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर या अनुमति से ही करेगी, यानी राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही कोई सरकार काम करती है। अगर राष्ट्रपति का कोई भी कार्य किया जाएगा देश भर में, उसमें राष्ट्रपति का नाम निहित ही रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगी। इसका क्या मतलब है, आपको पता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो सर्वोच्च होता है देश का, सर्वोच्च होने की वजह से क्या है, उसके जो अधीनस्थ अधीनस्थ में कौन कौन आ जाएंगे। अब राष्ट्रपति छोड़ जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे पीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, या जितने ब्यूरोक्रेसी है, सब राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाते हैं। यही क्या काम करते हैं, राष्ट्रपति का आदेशानुसार राष्ट्रपति के कार्यों को काम करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 क्या लिखा है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है मैं बता दूं आपको। निर्वाचक मंडल जो होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, इतना ध्यान देना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों होता है। एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। किसी भी शासन पार्टी की दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, पीएम। अगर राष्ट्रपति को चुनाव हो रहा हो, क्या वो चुनाव हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणतंत्र, हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र। यानी अगर पूछा जाए रिपब्लिक क्या है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो कौन होता है, पीएम होता है। इसी अनुसार आप देखेंगे जो राष्ट्रपति है उसका क्या निर्वाचन हो रहा है, कौन का निर्वाचन है, उसका निर्वाचन दो संसद के दोनों सदन, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब ये है जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। ऐसे सदस्य जिनका जिनका मनोनयन है, मनोनयन किसका होता है, पहले जो होता था दो सदस्य जो हैं एंग्लो इंडियन जो होते थे, उनका क्या होता था, निर्वाचन नहीं होता था, उनका मनोनयन करते थे। उनका मनोनयन कौन करता था, राष्ट्रपति करता थे। और प्लस राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, कितने, 12 सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता था, उनका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इन दोनों को कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा तो ये नहीं हो सकते। प्लस राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये क्या हो, भाग लेते हैं। ध्यान देना है, राज्य जो विधान परिषदें होती हैं, विधान परिषद कहीं कहीं कुछ राज्यों में है विधान परिषद के सदस्य जो हैं ये भी निर्वाचन में, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ध्यान होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, कौन कौन से निर्वाचित वाले, प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य क्या होंगे, इसके होंगे। ठीक है, मतलब निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। एक संविधान संशोधन हुआ है जिसका नाम कौन सा है, 17वां संविधान संशोधन जो 1992 हुआ था। इसके द्वारा जो दिल्ली है, कौन सा, दिल्ली और पांडुचेरी, इन दोनों विधानसभाओं, चूंकि यहाँ पे विधानसभाएं थी और संघ शासित प्रदेश था, तो इनको क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है उसमें शामिल कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं या
प्रदेश हैं जिनके क्या नाम है जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कौन होगा उसका आंसर? दिल्ली है, पौंडुचेरी है। अगर पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा आया है तो क्या होगा उसका आंसर? 17वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है हालांकि हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल, चूंकि आपको पता है दोस्तों 2019 में जब 370 खत्म हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि पहले से जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसको समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। अगर पूछा जाए कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या आंसर होगा? आपका जम्मू कश्मीर होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य जैसे और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। मैंने आपको बताया ना, मनोनीत सदस्य कौन कौन से? दो लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। इनका जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, वो भाग नहीं लेते, प्लस विधान परिषद के जितने सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो 55 है, अनुच्छेद 55(3) में क्या लिखा गया है? 55(3) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा होगा। पूछा जाता है कि कैसी पद्धति अपनाई गई है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब ये हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 सदस्य हैं। अब आपके पास जो वोटर लिस्ट मिलेगी उसमें चारों को नाम लिखा जाएगा। अब आपको वरीयता देनी पड़ेगी, आप पहले पर वरीयता किसे देंगे, दूसरे पर वरीयता किसे देंगे, चौथे पर वरीयता किसे देंगे। इस वरीयता के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक दोस्तों, और गुप्त मतदान हर जगह, जो कि मतदान है तो गुप्त ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच फैसले उच्चतम न्यायालय से में होते हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, कोई विवाद हो गया, कोई समस्या हो गई, उसका जो काम करेगा कौन करेगा? उस विवाद का फैसला कौन करेगा? ये आपका सुप्रीम कोर्ट ही करता है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन को उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण। इसका मतलब यह है, मान लीजिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो क्या हुआ था, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे 2 राज्य रहे होंगे जिसकी जो विधानसभाएं थी, विधानसभा भंग थी। क्या थी? भंग थी, यानी ये कार्य में नहीं थी। अब ये दोनों विधानसभा ये नहीं कह सकती कि भैया राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, हम कैसे नहीं भाग लेंगे। यानी आप इस आधार पर चुनौती नहीं कर सकते कि हम निर्वाचक मंडल में भी शामिल होंगे। अपूर्ण है तो उससे कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव होना है तो होगा। ठीक दोस्तों, आगे से यह मुख्य क्लासेज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके टेलीग्राम को भी लिंक कर सकते हैं, जहां आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है? अनुच्छेद जो 58 के में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। इसका मतलब क्या है? ऐसे कौन कौन से अर्हताएं होंगी जिसके द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? देखिएगा, वह भारत का नागरिक हो। कौन कौन सा? मतलब सबसे पहली बात यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। दूसरा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता बताई गई। इसका मतलब यह है कि कोई भी सदस्य जो राष्ट्रपति के, मान लिया आपको मन हो हम क्यों राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो आप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली योग्यता पास है कौन सा, कि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरी योग्यता शायद न हो, क्योंकि 35 वर्ष के बाद आप शायद मतलब होंगे नहीं, क्योंकि बच्चे होंगे या फिर लगभग आसपास ऐसे ही रहेंगे। प्लस लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हों। अगर आप ऐसे हो सकते हैं तो स्वाभाविक है आपको राष्ट्रपति का नामांकन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए राष्ट्रपति के मन में आया, आज चलते हैं हम निर्वाचन में अपना मतदान करते हैं, मतलब कि हम कहेंगे हम भी राष्ट्रपति का मतलब निर्वाचन में क्या करेंगे, हम भी वोट लड़ेंगे राष्ट्रपति के लिए। तब उस वक्त जब आप लड़ने जाएंगे तो जब आप प्रस्ताव रखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पर्चा भरना। जब आप पर्चा भरने जाएंगे तो उस वक्त कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य आपको चाहिए कि भैया हाँ हम इनके समर्थन में हैं। प्लस जब आप भर देंगे तो उसके बाद भी 50 सदस्य का जो अनुमोदक चाहिए, क्या चाहिए? अनुमोदक चाहिए। नहीं, ये 100 सदस्य आपको चाहिए जो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए जरूरी है। पता चला अब हर कोई पर्चा राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे राष्ट्रपति कि जो जमानत राशि होती है, जमानत राशि क्या होती है? मान लीजिए आप जब पर्चा भरने जाते हो उसमें कुछ राशि जमा की जाती है कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो। कितनी राशि है? 15,000 है।
ठीक है। उम्मीदवार कुल डाले गए मतों के अनुसार 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाए। इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या है, 1/6 भाग का मतलब क्या है। मान लीजिए कुल 120 सदस्य थे, कितने, 120 सदस्यों ने वोट दिया, और पता चला एक राम थे, एक श्याम थे, एक मोहन थे, ऐसे कुछ लोग लड़े। तो राम को मान लीजिए 60 वोट मिला, जीत गए। श्याम को मान लीजिए 40 वोट मिला, और मोहन को मान लीजिए 18 वोट मिला। अगर 120 का 1/6 देखें तो लगभग 20 वोट मिल रहा है, 20 वोट हो रहा है। अगर मोहन को 20 वोट से कम प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है, जो 15,000 रुपये उसने जमा कर रखा था वो क्या हो जाएगा, उसकी जब्त हो जाएगी, उसको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का उल्लेख। इसका मतलब यह है कोई अपने पद पे तभी तक रह सकता है, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यानी 5 वर्ष से ज्यादा वो नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 56(1) में क्या लिखा गया है, अगर राष्ट्रपति महोदय की मन करता है कि उसको त्यागपत्र देना है तो किसे करेगा, राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसके देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगी, यानी जैसे ही राष्ट्रपति को मन विचार में आया, मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय सोए रात में, एक एक मन में चलते हैं यार कल हम अपना त्यागपत्र देंगे, तो जैसे ही त्यागपत्र दिया तो इसकी सूचना क्या करेंगे, तुरंत किसको देंगे दोस्तों, इसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्यों देगा लोकसभा अध्यक्ष को, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और इससे चूंकि प्रतिनिधित्व करता है, जनता का पूरा एक लीडरशिप करता है वो, कहाँ, सदन में। इसीलिए उसको ये जानने का अधिकार है, प्लस वो सदन के माध्यम से सभी पूरे भारत को, संसद को ये बताएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र दे चुके हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित होने की पात्रता है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की पात्रता है तो कौन सा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 तहत क्या है, पुनर्निर्वाचन है, पुनर्निर्वाचन। बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता रहता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति जो है 44वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े के प्रकाशित होने के लिए निर्धारित की। इसका मतलब ये है जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो भी निर्धारित किए गए, कितने वोट पड़ेंगे, कितने मतदान होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसका जो निर्धारण किया गया है दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो उसी बात क्या है, इसको बार बार डेट टाला जाता रहा है। हुआ क्या है कि जो एक संविधान संशोधन हुआ 44वें या 84 जिसे हम कहते हैं, 84 संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि 2026 का जो मतगणना होगा, बाद जो मतगणना होगी, उसके आंकड़े के आधार पर हम क्या करेंगे, फिर से निर्वाचक मंडल के निर्धारण करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन के अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त करके। मान लीजिए आप एक विधायक थे, क्या थे, विधायक, आप एक विधायक थे, और लोगों को ये हुआ, संसद सदस्य को ये, भाई साहब ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनको क्या करना है, राष्ट्रपति बना लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा क्या करेंगे, आपको उस पद से, यानी विधायक होंगे, विधायक से सांसद होंगे तो सांसद के पद से क्या हो जाएगा, आपको रिक्त करना पड़ जाएगा, खाली करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हम राष्ट्रपति बने रहेंगे, नहीं तो हम ये भी बने रहेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का प्रतिरूप वर्णित। इसका मतलब ये है जो अनुच्छेद 60 है इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है, क्या लेता है, शपथ लेता है। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है या उलझाया जाता है कि जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची आप लोग पढ़े, हमने एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं, जो तीसरी अनुसूची है इसके अनुसार क्या होता है कि कौन कौन शपथ लेता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नाम डाला जाता है, तो वहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है
भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अभी जो राष्ट्रपति महोदय हैं मुर्मू जी, ये जब इनका निर्वाचन हुआ था, इनको शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजीआई जिसे कहते हैं, वही क्या करता है, इनको चुनाव कराता है, मतलब उनको शपथ दिलाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति को भारत के संचित निश्चय दिया जाता है। कहाँ से अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का वेतन किस पर आधारित है? भारत के संचित नीति पर आधारित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाएगा। यानी, एक सेकंड रुकिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्रपति आ गया जो अपने मन से काम कर रहा है, मन आया तो कहीं कुछ भी कर गया, तो उसे क्या होगा? उसको राष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा केवल एक आधार है, अतिक्रमण के आधार। किसके अतिक्रमण? संविधान के अतिक्रमण को। ना तो उससे कदाचार के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार, जैसे आपने पढ़ा होगा अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसे कदाचार, भ्रष्टाचार, अन्य आधारों पर हटाया जा सकता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाता है, और क्यों प्रक्रिया इसे महाभियोग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, केवल महाभियोग ही है जो इसके ऊपर लगता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर पूछा जाए कभी कभी कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 56(1). अनुच्छेद 56(1) के तहत क्या होगा? महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया जो है किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया उल्लिखित है। 2 प्रश्न में रहेगा, पूछा जाए महाभियोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किस अनुच्छेद मिलता है, तो 56 मिलेगा, 56(1) में मिलेगा। दूसरा अगर पूछा जाए तो महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 61 में मिलता है। प्रक्रिया क्या है इसकी समझा दूं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है, तो अगर हम लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं, किसमें? लोकसभा में, तो हमें 100 सदस्य क्या हो जाए? प्रस्तावक चाहिए। कितने? 100 सदस्य प्लस सदन इसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में लाते हैं तो हमें 50 प्रस्तावक चाहिए और यहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे तभी ही राष्ट्रपति, और इसके पहले ध्यान 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति क्या दें? सूचना देनी चाहिए, भाई साहब आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ऐसा जब हो जाएगा तब जाके ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61(2). अनुच्छेद 61(2) में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 61(2) में ये लिखा गया है कि महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगने पर प्रतिस्थापन किसी ऐसी संकल्पना अंतर्विष्ट न हो जो कम से कम 14 दिन की, इधर ध्यान दीजिए, जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना पर दिए जाने के पश्चात प्रस्ताव की। इसका मतलब ये है, अगर आप राष्ट्रपति जी को हटाना है, राष्ट्रपति महोदय को हटाना है, तो कम से कम 14 दिन की सूचना आपको देना अनिवार्य है। अगर आप इसके कम सूचना देते हैं या नहीं देते हैं तो मतलब तब आप वो प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ आइए, अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे या उनको हटाए जाने के कोई कारण हो जाए, कोई हटा दिया जाए, तो क्या होगा? उनके जो निर्वाचन होगा 6 माह के अंदर, ये लिखा ना 6 माह के अंदर, 6 माह के बीतने से पहले पहले क्या कहते हैं? उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। कितने? 6 माह। ठीक है, यानी 6 माह के अंदर क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। फिर कह रहा यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति हो तो उपराष्ट्रपति कार्य संभालेगी। इसका मतलब यह अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, कुछ भी हो जाए, तुरंत जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के कार्यभार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय भी खाली है, उनका भी पद खाली है, तो क्या होगा? तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या होगा? राष्ट्रपति पद को दिखाकर। अभी तक कौन है? एम हिदाउद्दौला जो महोदय जो थे वो क्या बने हैं? कौन? एम हिदाउद्दौला जो थे ये आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये ऐसे सीजीआई रहे हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो, अगर मान लीजिए सीजीआई का भी पद खाली है तो उस वक्त जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद देखेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी काम किया जाए, हम लोग शुरुआत में देखे थे, कोई भी काम करेगी भारत सरकार वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। इसका मतलब क्या है, जो प्रधानमंत्री है कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी कार्य करेगा, वो राष्ट्रपति को बताना उसका अनिवार्य है। या फिर राष्ट्रपति की इच्छा के भाई साहब आप इन दोनों क्या काम कर रहे हैं, मोदी जी आप इन दोनों क्या काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस दिन देश विदेश टहल रहे हैं, तो ऐसा जो भी सलाह मांगना होगा, जो भी काम करना होगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 86 में संसद संसद के सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेशों को भेजने का अधिकार। इसका मतलब ये है, आपको पता है 2 बार, तब जब प्रत्येक वर्ष में जब बजट पेश होता है, बजट के पहले दोस्तों आपने सुना होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। प्लस जब नई लोकसभा गठित की जाती है, जब नई लोकसभा गठन होती है तब भी क्या होता है, लोकसभा इसका अभिभाषण होता है। इस आधार पर आप देखेंगे राष्ट्रपति जो है 2 बार अभिभाषण देता है। किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 86 का। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में समवेत दोनों सदनों क्या करेगा, अभिभाषण करेगा। मैंने जस्ट भी ऊपर समझाया। फिर कह रहा है अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर्म करेगा, कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, क्या है, कोई साधारण विधेयक है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर के अधिकार होता है। ठीक, साधारण विधेयक। अब दोनों अड़ गए, वो कह रहे संशोधन करो, करे नहीं करेंगे, वो करो करे नहीं करेंगे, ऐसा किसी बात पर जाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, 118(4) के अनुसार आपने पढ़ा होगा, 118(4) के अनुसार इसकी संयुक्त अधिवेशन जो होगा इसका अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, यानी यही संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, जब कोई साधारण विधेयक पे कोई बात नहीं बन जाती, सहमत नहीं बन पाती, उसके लिए ये बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी विधेयक स्वीकृति देना या ना देना ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 111 के तहत करता है। किसको वापस करना है, किसको नहीं करना है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भेजा जाता है, पूर्व अनुमति पर भेजा जाता है, इसीलिए इसको वापस नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। यानी मान लो राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, अब इसे फिर से राष्ट्रपति पर मतलब जो संसद है संशोधन की फिर आती है राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति मतलब प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति उस स्वीकृति नहीं रोके, मतलब तब राष्ट्रपति को यह बाध्य हो जाएगा कि वह स्वीकृति दे। आपको पता है जो 42वां संविधान संशोधन का, इसमें यह रोक दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है कि किसी भी निर्णय को वापस नहीं कर सकती। लेकिन जो 40वां संविधान संशोधन हुआ बाद में, इसमें यह कहा गया एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ठीक है, कौन सा 44वां के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है और 42वां में पूछा गया प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। ठीक है, ये मैंने अभी समझा दिया आपको। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज शब्द लिखा है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश तब जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 तहत। मान लीजिए कोई एक ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ गई कि जब संसद के दोनों सदन ना तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों कार्य पे नहीं है, मतलब सदन की कार्यवाही में नहीं है, उस वक्त क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और यह अध्यादेश कितने दिन के अंदर होना चाहिए, यह अध्यादेश 6 माह के अंदर पारित होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया,
मतलब कि सामाजिक महत्व संबंधी मुद्दा आ गया या फिर संवैधानिक मुद्दा आ गया जिसपे राष्ट्रपति को सलाह चाहिए, तो वह उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उससे या उच्चतम न्यायालय से क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सेनापति या कमांडर होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता परंतु नेतृत्व नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है राज्य का मतलब प्रेजेंटेटिव होता है। प्रेजेंटेटिव मतलब ये तो कोई भी दूतावास होगा, कोई भी संधि होगी, कोई भी संधि होगी, सब क्या होगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। बट नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व इसका पीएम करता है। कौन करता है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री करते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसके पास है दोस्तों, यह राष्ट्रपति के पास है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मतलब अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखे हैं, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू देखने चल रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इसके ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, अमोक क्लासेज, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।